वेलकम इकोनॉमिक्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट इज अ सेक्टरल परफॉर्मेंस। सेक्टरल वर्ड का मतलब क्या है? दैट इज द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, लाइक दिस। कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कि जीवीए कितने क्या परसेंटेज रहा, एग्रीकल्चर कितना जीवीए परसेंटेज है या इंडस्ट्री का कितना जीवीए परसेंटेज है। कुछ हद तक हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दे बेसिकली इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डन द परफॉर्मेंस, राइट? बट इन दिस केस वी विल हैव अ स्पेशल focus on agriculture sector. So let's start with this video. Let's see the topics that we have to cover for today in this lecture. So basically the sectoral performance of the Indian economy, agriculture sector, agriculture Sensex 2015 जो लेटेस्ट वाला है। तो डोंट से कि सर आप 2015 वाला करवा रहे हो, तो अभी तो हम 2023 में हैं, अब मैं क्या करूं इसमें, इतना पुराना। दिस इज द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा दैट वी हैव, और इसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन लाइक कि इंडिया में मार्जिनल कॉम्पोजिशन कितना है, मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, स्मॉल मार्जिनल कितने हैं, लैंडलेस कितना है, लार्ज होल्डिंग किसे कहते हैं, एवरेज होल्डिंग साइज इंडिया का क्या रहा है, फार्म एवरेज होल्डिंग साइज क्या रहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है, राइट? आपने बहुत सारे सुने होंगे, ब्लैक रेवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन। अब जो नया आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्वीट रेवोल्यूशन, राइट? तो उसके बारे में हम बात करेंगे एंड देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चंस एग्रीकल्चर सेक्टर या सेक्टरल परफॉर्मेंस में से आ रहा है। तो ओवरऑल ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली अगर आप इसको सेक्टरल कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखते हैं, एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, या फिर इसमें मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, और लास्ट पार्ट जो है इसमें व्हाट आर द डिफरेंट लाइक सेंसस रिपोर्ट क्या बता रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये स्लाइड आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आई हैव शोन यू इन द लास्ट इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, जहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा इंडियन इकोनॉमी का पूरा स्नैपशॉट है। इफ यू वांट यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड दिस एंटायर स्लाइड, बट थोड़ा सा जहां पे मेरा मेजर फोकस होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट इज बेसिकली द एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू इन द मैक्रो लेंस रख के मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। So this is the agriculture and allied sector, the growth rate of the GVA, particularly in percentage term में, तो आप इसको देख सकते हैं। दिस इज 2019-20 में इट वाज 5.5, 3.3, राइट? और इसीलिए मैं बार बार एक ही वर्ड का यूज कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2020-21 जो पेंडेमिक का टाइम था, कोविड-19 का टाइम था, उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द पॉजिटिव सेक्टर, यानी कि बाकी सब सेक्टर्स जो थे वो नेगेटिव में थे। सर्विस सेक्टर 7.8 माइनस में था, राइट? मैन्युफैक्चरिंग वाज समवेयर -3 के करीब था। तो एग्रीकल्चर वाज द सिल्वर लाइनिंग। ये वर्ड जब भी आ जाए तो समझ लेना कि पेंडेमिक ईयर की बात हो रही है। और उसके बाद अराउंड 3 के करीब ही चल रहा है, 3.33, 3.5, ये वाला जो है वो 22-23 का डेटा है, 3.5, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट की आप ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं मेरे साथ, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं। ये सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई का डेटा भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ मैं दोबारा नहीं जा रहा। सर्विस सेक्टर का परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, -7.8, जो मैंने अभी आपको बताया कुछ टाइम पहले। एंड जीडीपी का ग्रोथ, ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ एट द कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट वर्ड का मतलब है इट इज द बेस ईयर प्राइसेस, राइट? इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना रहा है? 10.3, और 2022-23 में रहा है 4.3। याद रखना कि 22-23 की बात कर रहा हूं तो दिस इज द इकोनॉमिक सर्वे, राइट? किसका है? 22-23 का। ये साल कौन सा चल रहा है? 23-24। अभी इस साल का कुछ नहीं आया, इस साल का जब आएगा वो होगा 1 फरवरी 2023, जब बजट पेश होगा उससे एक दिन पहले, राइट? सो ये हमने पढ़ा। आगे मैं चलता हूं इसके आगे। ये वाला है आपका सेक्टरल कॉम्पोजिशन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, लेट्स रीड द टॉपिक टाइटल, दैट्स द परसेंटेज शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड ड्यूरिंग 2022-23 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। तो ऐसे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आता है तो उसके हिसाब से ये है, तो ये Q1, Q2, Q3 के हिसाब से आता है, लेकिन एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से दिस इज द पॉइंट। आपने अगर लास्ट 3 साल का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वहां पे बार बार इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो फर्स्ट एस्टिमेट्स, एडवांस एस्टिमेट से ही लिया जाता है, राइट? तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये आपके पास जो है दिस इज द शेयर। अब ये शेयर का मतलब क्या है, अगर आप इसको कंपोनेंट के हिसाब से समझते हैं तो इफ आई कैन नॉट शो यू दिस पार्ट, बट टोटल इसका जो है दैट इज 100, राइट? अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, 15 + 30 + 55,
ये कितना हुआ 15 प्लस 30 प्लस 55 100। तो अगर आप इसको कंपोनेंट ग्राफ से समझते हैं तो मान लीजिए ये आपका 100% है टोटल, तो टोटल में से 100% में से 55% ये वाला, सपोज 55% ये चला गया आपका सर्विस सेक्टर में, इसके बाद चला गया 30% जो है वो चला गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और 15% जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया। तो इस तरह का है। तो ये जीवीए जो है 100%, उसका आप चाहे तो आप पाई डायग्राम में बना सकते हैं, बट इसके लिए मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट लाइक 55%, थोड़ा हाफ से थोड़ा ज्यादा लेके हम बता सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर के लिए है, और ये 15 जो है ये एग्रीकल्चर का जा रहा है, ये 30% जो है ये इसका इसमें आ रहा है, राइट। ये वाला है करंट। करंट का मतलब हमें पता है दिस इज द रीसेंट ईयर, दैट इज द करंट ईयर के प्राइसेस पे डिसाइड किया गया है। ये कांस्टेंट का मतलब बेस ईयर, बेस ईयर मैंने यहाँ पे 2011-12 लिखा हुआ है। अब यहां से डेटा आपको ये याद करना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में कौन सा है, और वो कौन सा है, वो है 55। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, राइट। सो दिस इज 55, मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूं ताकि आप इसको और सही से देख सकें। तो ये तो याद हो गया आपके पास। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, सर्विस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, या प्राइमरी, एसआईपी आप कह सकते हैं। तो सर्विस हो गया यहाँ पे, दिस इज बेसिकली द सेकेंडरी सेक्टर, एंड लास्ट में आपके पास यहाँ पे आ गया दिस इज द प्राइमरी सेक्टर, एसएसपी, राइट। ओके, ये होने के बाद आपको यहां से एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि हर एक सेक्टर के अपने अंदर अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, राइट। जैसे व्हाट आई मीन बाय दिस, प्राइमरी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंपोनेंट देखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्पॉट कीजिए ऑल ऑफ यू। ओके, सो इसके बाद आपको देखना है कि सबसे इसमें से सेक्टरल के अंदर में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप देखें तो माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इसमें से अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो 17.3, राइट, देन 22.6, ये वाला पार्ट है, राइट। सो एक बार इसको जब कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस सम कर लीजिए इसको, तो दिस इज 0.0, राइट, 7 + 6 + 7 that is 20, 2 पर it is 10, 12 and 3 15, 1, so it is 5। आ गया सम, आ गया 55 का। तो अब टर्शरी में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो टर्शरी में से ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है ट्रेड, एंड उसके बाद आता है इज दिस। तो ये कॉम्पोजिशन याद रखना, क्योंकि इस पे 2020-21 पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनके फैक्टरल कॉम्पोजिशन आपको बताने पड़ेंगे, सेक्टरल कॉम्पोजिशन के अंदर का सब सेक्टरल कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले क्या आया टर्शरी में, इट इज 22.6, देन 18.7 इन ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एंड 13.7 आ रहा है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है टर्शरी सेक्टर है, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, टोटल 55 आएगा। नाउ सेकेंडरी में से अगर आप देखें, सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, कंस्ट्रक्शन, राइट। कंस्ट्रक्शन इज 8.1 एंड दिस इज दिस, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, राइट। इसके बाद 2.3, 2.3 दोनों ही हैं। तो सेकेंडरी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज नंबर 1, एंड नंबर 2 इज कंस्ट्रक्शन। सिर्फ आप ये दो याद रखिएगा, राइट, बाकी इट इज ऑल सिमिलर, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज के हिसाब से है। नेक्स्ट इज द ग्रोथ रेट। अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, दिस इज द ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर 3.5, 4.1 एंड 9.1, सबसे तगड़ा ग्रोथ किस में आया है, वो है सर्विस सेक्टर। इसके बाद किस में आया है, वो है 4.4, दैट इज इंडस्ट्री, और इसके बाद आया है ये 3.5 एग्रीकल्चर। तो लगा ऑलमोस्ट लाइक इट इज सिमिलर टू द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द जीवीए। तो ये वाला जो है ग्रोथ है। सो 22-23 ओवर 21-22 क्या ग्रोथ रहा है, यानी कि 22-23 में कितना ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू 21-22 में, ठीक है। सो सबसे ज्यादा ग्रोथ इसमें आया है। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है वही जो आपने पहले लिखा था, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो टर्शरी सेक्टर में नंबर 1 ग्रोथ आई है इसमें, नंबर 2 आई है इसमें, एंड नंबर 3 आई है फाइनेंशियल में। अब इन दो स्लाइड्स को कंपेयर करते हैं एक बार। ये देखिए, ये पिछली स्लाइड है जहां पे आपने जीवीए की बात की थी, परसेंटेज शेयर, यहां पे भी वही हाल चल रहा है। यहां पे अगर आप देखें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज नंबर 1, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, दिस वाज द टॉप कंट्रीब्यूशन,
राइट। सबसे ज्यादा टर्शरी का 22.6 फाइनेंशियल रियल एस्टेट इसमें आता है। और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ है सबसे कम, राइट। सो ये चीज यहां पे इफ यू सी दिस वाज 213, तो ये 213 कंपोनेंट है, यहां पे आ रहा है 123। पहले वाला क्या था, पहले वाले को मैं थोड़ा सा अलग से कलर से कर लेता हूं, मान लीजिए मैं ये वाला कलर लेता हूं, तो इट वाज 213। अब ये जो मैंने दूसरे ब्लू कलर से लिखा है, तो यहां पे 1 का मतलब है कि इसका सबसे ज्यादा शेयर है जीवीए में, और ये 3 का मतलब है इसमें सबसे कम ग्रोथ हुई है। आई होप कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट कर लिया होगा। कई बार ऐसे चीजें आते हैं कि आप सोचेंगे कि सबसे ज्यादा शेयर जिसका है उसी का सबसे ज्यादा ग्रोथ हो, ये जरूरी नहीं है, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा इसको कर रहा था कि जिसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन आपने देखा कि हाउ द थिंग्स आर चेंज्ड। तो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैं दोबारा बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए ध्यान से। तो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर है जीवीए में, टर्शरी सेक्टर में इसका। लेकिन सबसे कम ग्रोथ रेट रहा है कांस्टेंट प्राइस में 2022-23 में इस सेक्टर का। उसी तरीके से अगर हम ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, तो ये जो है ये दूसरे नंबर पे है सेक्टरल कॉम्पोजिशन में, टर्शरी सेक्टर में, एज अ परसेंटेज ऑफ जीवीए। लेकिन अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें, सबसे तगड़ा ग्रोथ इसने किया है 13.7। लास्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, ये जो है दिस इज द सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट, दैट इज 7.9। बट इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल कॉम्पोजिशन सबसे लीस्ट है ये 3। अगर फिर भी मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इस स्लाइड को एक बार दोबारा देखिएगा। यहां पे परसेंटेज के हिसाब से है, यानी कंपोनेंट बार डायग्राम बना सकते हैं आप, और यहां पे इट इज द ग्रोथ रेट। सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी सॉरी फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, और आपको ये समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। नाउ अब ये आपको बहुत कलरफुल स्लाइड दिख रही है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि एज अ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर आप देखें, इफ यू जस्ट रीड दिस स्लाइड यू विल नो कि इंडिया इज रैंक फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में जितना मिल्क का प्रोडक्शन है उसमें 24% इंडिया का है, राइट। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन स्टैटिस्टिकल डेटाबेस का हिसाब से मैंने ये लिखा है यहाँ पे। इंडिया रैंक्स 3 इन द एग प्रोडक्शन। तो दूध हो गया, 3rd हो गया एग प्रोडक्शन में, 8th हो गया मीट प्रोडक्शन में। तो ये जो लिखा है यहाँ पे ये मीट प्रोडक्शन है। और एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 21-22, ये पुराना वाला लेके चल रहा था कि क्योंकि 2 साल का पूछ सकते हैं। सेकंड आ गया यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से, एंड द फर्स्ट ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। अब यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ये वाला जो है ये है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, राइट, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और फर्स्ट इंपोर्टर है ऑफ वेजिटेबल ऑयल, राइट। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना, बिकॉज ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, पर्टिकुलरली यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम पे, जब इंडिया में बीइंग द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो इंडिया में इंपोर्ट हम बहुत करते हैं, इसीलिए 21-22 साल में आपने देखा होगा रिफाइन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, राइट, इसीलिए है ये। इंडिया रैंक फर्स्ट, ये तो पहले भी था, 22-23 में भी रैंक फर्स्ट था, 21-22 में भी फर्स्ट ही है। तो वहां पे ये 23% कर रहा था, तो ये 23% कर रहा था, ये शेयर बढ़ के 24 हो गया है 22-23 में, 1 साल बढ़ गया है, 1% बढ़ गया है। तो यहां पे भी यही सेम है, सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूशन। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, मिल्क हो गया नंबर 1, फिश हो गया नंबर 2, राइट, फिश हो गया नंबर 2, और 3rd हो गया एग, राइट। सो फर्स्ट क्या है मिल्क, सेकंड क्या हो गया फिश, एंड 3rd हो गया एग, और 8th नंबर में हम है मीट प्रोडक्शन में, राइट। ओके, 1.24% of the country's GVA and 7.28% of the agricultural GVA। तो ये तो बाकी इसमें लाइफ स्टॉक का वगैरह मीट का क्या कॉम्पोजिशन है,
लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिया की रैंकिंग क्या है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट ये वाला थोड़ा सा ये फिगर्स में है, तो अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें हैं ये, लेकिन एक्चुअली दिस इज, मैं इसको और एक्सप्लिसिट नहीं कर सकता बिकॉज इसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब ये सारी चीजें कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने एक अमेरिका से सेकंड फर्स्ट वीडियो में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जहां पे मैं बताया था, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि व्हाट आर द जीडीपी ऑफ, जीडीपी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी इन डिफरेंट ईयर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और का दे रखा था, और उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, राइट। तो इस टाइप का आई एम परसीविंग, राइट, मुझे लग रहा है, आई कैन फोरसी, और मैं परसीव भी कर रहा हूँ दिस काइंड ऑफ आइडिया कि शायद वो ऐसे क्वेश्चन भी दे सके कि 2016-17, 2019-20 और 2021-22 में कौन से सेक्टर का ज्यादा परफॉर्मेंस रहा है। तो एक जो हमने अभी किया वो तो हमने किया है 22-23 का, राइट। सो अगर ऐसा कभी आ जाए तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि इसका हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको डेटा याद नहीं करना, लेकिन एक मोटा मोटा हम हिसाब निकालते हैं, राइट। आपने फर्स्ट स्लाइड में आपने किया होगा कि सर्विस सेक्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, देन इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट है, या सेकेंडरी में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये हमने कर लिया था। अब यहां से एक बार हम देखेंगे, और बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, ये जो है ये बेस ईयर है, 11-12 का डेटा बेस है, ये बेस ईयर है हमारा, और यहाँ पे है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो ये जो 4, 5, 6 है, ये आपका आ गया सर्विस सेक्टर में, ये वाला आपके पास आ गया सेकेंडरी सेक्टर में, और ये वाला आपके पास आ गया या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये वाला आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया, राइट। तो ये पूरा हो गया। अब आप थोड़ा सा एक चीज, जस्ट इंफॉर्मेशन, यहां पे डेटा याद नहीं करना, अगेन आई एम सेइंग, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि सर आपको थोड़ा नहीं दिख रहा या you may be facing problem. The idea of this is to make you understand कि एग्रीकल्चर का ओवरऑल क्या रहा है, राइट। तो मैं आपको डेटा बोल देता हूं यहां पे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर जो है वो है 2016-17। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, बिकॉज इस साल में एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग में 7.3 का इसका एनुअल ग्रोथ रेट था। तो ये क्या था, एनुअल ग्रोथ रेट 7.3, ये आउटस्टैंडिंग ईयर है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। बाकी आप देखिए यहाँ पे एक और साल है, दैट इज 9.6, राइट। बाकी सब जगह पे 2, 1.4, 2.1, 1.6, 1.4, 4.5 ऐसा कुछ है, लेकिन ये 2 साल आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहां से अगर आप देखें सर्विस सेक्टर की हालत, तो सर्विस सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा अच्छी हुई है यहां से 9.3, ये भी 16-17 है। तो 16-17 साल वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग का इंपॉर्टेंट परसेंटेज बड़ा है, और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग, और इसका भी बड़ा है। सो ओवरऑल ईयर वॉज वेरी फैंटास्टिक 16-17, याद रखना। तो कभी भी डेटाबेस में ये आए तो ये याद रखना कि ये वाला साल सबसे अच्छा था। बाकी ऑल ऑफ मोर और लेस यू कैन हैव अ ट्रेंड हियर, राइट। तो 22-23 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन जो है वो है हमारा ट्रेड होटल, ये रहा ट्रेड होटल, जो कि 13.7, 7.9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस, ये है 7.9, राइट। एंड उसके बाद आता है 6.4। सो 2023-24, सॉरी 22-23 के हिसाब से 2022-23 नंबर 1 इसके हिसाब से है ट्रेड होटल, ट्रेड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ट्रेड होटल, तो इट इज 13.7, राइट। नेक्स्ट आता है इसके बाद दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आता है 7.9। थर्ड आता है फाइनेंसिंग, जो कि आता है 6.4। फोर्थ आता है आपका, इट इज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आता है 4.3, और लास्ट में आपके पास आता है 3.3 का एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। तो मोटा मोटा ये याद रख लेंगे तो भी काफी है। 22-23 के हिसाब से ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड होटल पूरा का पूरा सेक्शन,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7.9, फाइनेंसिंग 6.4 एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मोटा कॉम्पोजिशन अगर आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत घूम के आते हैं, तो आप सोचेंगे सर ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन पहले जो हमने पढ़ा है वो था, ध्यान से सुनना, वो था एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स। कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ये स्लाइड की जरूरत क्या है? ये स्लाइड इसलिए जरूरत है बिकॉज ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज एनुअल ग्रोथ रेट, राइट, दिस इज नॉट परसेंटेज, ओके। और ये वाला स्लाइड जो है दिस इज एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ये है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, राइट। और जो हमने पीछे पढ़ा था दिस वन, ये वाला, ये किसके हिसाब से है? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के साथ। तो क्रेडेंशियल्स पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन। यहां पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लाइक सेम सिचुएशन है, लेकिन अगर स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे होंगे कि अगर क्वेश्चन में आ गया एडवांस एस्टिमेट्स, वो है एनएसएसओ के हिसाब से, और अगर पूछा जाए कि भाई एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, तो वो बोलेंगे सर हमने तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट से पढ़ा है, एनएसएसओ का तो हमें पता नहीं, इसका तो इकोनॉमिक सर्वे का तो पता नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे का यहां से आप, ये है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। चलिए आगे चलेंगे। नाउ मोटा मोटा ये जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज, क्योंकि एवरेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि कितना परसेंटेज रहा, क्योंकि नॉर्मली एक एक साल का तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें एवरेज की बात करें 4.6 ड्यूरिंग द लास्ट 6 साल। और एक बात याद रखिएगा कि नॉर्मली जितना देखा गया है एग्जामिनर का जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का, वो इकोनॉमिक सर्वे से मिलता जुलता है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा सोर्स है, डेटाबेस का सोर्स है, या इंडियन इकोनॉमी को समझने का एक ऐसा सोर्स है जो कि ऑथोराइज्ड है, राइट। उसमें कोई दो राहें नहीं है, दैट इज ऑथोराइज्ड, दैट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है, राइट। तो इसीलिए ये जो लाइंस है मैं आपको चाहता हूं कि आप एक बार एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए। इट ग्रू बाय 3% इन द ईयर 21-22 कंपेयर टू 3/3 इन 2020-21। अब ये लाइन आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडीड इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ये लास्ट शायद मेरे ख्याल से दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में था, जहां पे ये एजर्शन बेस में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि इंडियन इकोनॉमी इज कंटिन्यूइंग इट्स डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस। और नॉर्मली स्टूडेंट कहेगा हाँ सच में यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बेकार काम कर रहा है। लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा है, राइट, 21/20-21 में 3.3, और यहां पे इट इज 2021 में 3%। तो क्वेश्चन का जो आंसर था वो कोविड-19 के ऊपर था कि कोविड-19 ने एग्रीकल्चर सेक्टर को वर्स हिट किया है, और 21-22 में इट हैज ग्रोन अप, राइट। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। 21-22 में 3 था, 2020-21 में इट वाज 3.3। तो कंपेयर टू दिस इट हैज गॉन डाउन, राइट। ओके, सो एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा देखो यहां से। ओके, एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 18% से बढ़ा है ओवर द प्रीवियस ईयर, ऑल टाइम हाई अगेन 21-22 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुए थे, सबसे हाईएस्ट था इस पॉइंट ऑफ व्यू में। अबाउट अभी आपने रिसेंटली बहुत सुना होगा कि जहाँ पे 80 करोड़ फैमिलीज को जो है इंडियाज पॉपुलेशन को 80 करोड़ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन को नेशनल, let me write this part, it is National Food Security Act 2013 के तहत 80 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी कवर कर रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 80 करोड़, पहले ये है जो 80 करोड़ लोग जो हैं इंडिया की पॉपुलेशन का, दैट इज 75% ऑफ द रूरल एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। इसको दो डेटा है यहाँ पे, मान के चलिए इंडिया की जो जनसंख्या है वो 145-148 के करीब है, राइट। 145 में से 80 करोड़ की जनता जो है, 140 करोड़ में से 80 करोड़ की जनता जो है उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर किया जा रहा है। ना ये 80 करोड़ जनता 75% गांव और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करती है। इसका मतलब ये है, और इनको सब्सिडाइज फूड क्या दिया जा रहा है? 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए में। 1 रुपए में मिल रहा है इनको ग्रेन,
राइट, फूड ग्रेन, और दूसरा 2 रुपए में वीट, और 3 रुपए में उनको मिल रहा है राइस, राइट। 35 रुपीज 35 किलो पर फैमिली पर मंथ, ये है हिसाब इसका। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर किलो फॉर कोर्स ग्रेन, वीट, राइस एट द रेट ऑफ 35 किलोग्राम, यानी कि एक फैमिली को 35 किलोग्राम मिलेगा पर फैमिली पर मंथ, एक मंथ के में पूरे फैमिली को 35 किलोग्राम टू द हाउस होल्ड कवर्ड अंडर अन्नदाता अंत्योदय अन्न योजना, दैट इज AAY, and at the rate of 5 rupees per kg per person per month to the priority household, right? तो ये है इसका केस पूरा का पूरा। नाउ टू रिमूव द फाइनेंशियल जो बर्डन आया है पुअर के ऑफ द पुअर, द गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन टू गिव फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.4 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राइट, फ्रॉम द ईयर 1 जनवरी 2023। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई थी, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये हिट हुआ था, हेडलाइंस बनी थी कि तकरीबन 81.4 करोड़ बेनिफिशरीज को इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फ्री में फूड ग्रेन्स दे रही है, यानी कि चावल दे रही है, चावल और बेसिकली गेहूं, फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है, राइट। और इसी में आपको इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और ये रखना है, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड। ये बार बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो अटल जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में इसको लागू किया गया था। कब आया था? 1998 में। कौन कौन इसमें इंक्लूड है? इसमें पहले तो फार्मर्स थे, अब इसमें फिशरमैन भी आ गए हैं, राइट, टू परचेज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। और यहाँ पे अगेन आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है इनकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है ताकि आप इसको और अच्छी तरह समझ सकें। तो इंडिया हैज़ 44.3 लाख जो है ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं, एंड 59.1 लाख हेक्टेयर एरिया वाज बॉट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय 21-22 के हिसाब से। सो अगेन जो भी ये डेटा पढ़ रहा हूँ ये है 22-23 के डेटा के हिसाब से। नाउ सिक्किम जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेट to adopt organic, and process of getting the total cultivated land of this hectare under organic commenced at the ground level in 2010 में ये उठाया गया था, सिक्किम ने उठाया था, and it became the first state in the world to become fully organic। तो यहाँ से भी एक important question हो सकता है कि सिक्किम जो है वो पूरा पहला, विश्व का पहला स्टेट ऐसा है जहाँ पे fully organic, and other states including त्रिपुरा and उत्तराखंड have set the similar targets, but अभी नहीं है ये। So Sikkim is the first state. Government has been promoting organic farming by implementing 2 dedicated schemes. अब इसकी आपको फॉर्म पूरा फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। PKBY, तो ये है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKBY, एंड नेक्स्ट इज बेसिकली मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन का NER तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, तो ये सबका आप ले लीजिए MOVCT। तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये आपको बेसिकली 2015 से इसमें क्लस्टर्स फॉर्म हुए हैं और यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन की जा रही है। प्रमोशन ऑफ द नेचुरल फार्मिंग बिगिन इन 2019-20 अंडर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, दैट इज BPKP, राइट। ये एक फर्दर स्कीम है जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर आती है। तो ये भी याद रखना, इनकी बेसिकली इन चीज को इंक्लूड करने का मतलब क्या है? दीज आर बेसिकली द फुल फॉर्म्स। आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए कि किसके नीचे कौन सा आ रहा है, जैसे कि BPKP, दिस इज अंडर योर परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर आता है ये। ओके, नेक्स्ट इज जो रिसेंट 2022 में आया है ये, दिस इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो अभी तक हमने फसल बीमा योजना पढ़ा, कृषि विकास योजना पढ़ा, कृषि सम्मान निधि पढ़ा, तो दिस इज अबाउट द मत्स्य संपदा योजना, राइट। सो दिस इज अगेन ANB का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANB? ANB का मतलब है आत्मनिर्भर भारत पैकेज। नाउ एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेना कि क्या चीज है ये। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आपके पास ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए रहा।
यू कैन हैव अ रीडिंग ऑन दिस, राइट। और इसमें से भी जो फुल फॉर्म है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड ज्यादा आपको, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्लाइड में क्या है। अगेन दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, राइट। यहां से आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली बात, यूनाइटेड नेशन, अब जैसे आया था ना G20 का मोटो क्या है, उसी टाइप का ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 75th सेशन में मार्च 2021 में ये डिक्लेयर किया गया कि भाई 2023 साल जो है उसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अब मिलेट क्या होता है? मिलेट होता है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, राइट, पल्सेस, ये अब मिलेट क्या होता है? मिलेट्स आर लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, इस टाइप के। सो ये जो है दे आर द कोर्स सीरियल, लेकिन इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है, राइट। सो मिलेट्स आर द स्मार्ट फूड। अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे भाई स्मार्ट फूड कौन सा है, मिलेट, पिज्जा बर्गर नहीं है, राइट। विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड द क्लाइमेट आर क्लाइमेट रेजिलियंट, यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंट मतलब कि ज्यादा ऊपर नीचे भी अगर होगा, ज्यादा मानसून ऊपर नीचे भी होता है तो भी इनमें फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अलाइंग विद सेवरल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी ये देखता है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये किसने बोला? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 75th सेशन में मार्च 2021 में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया है। मिलेट्स क्या है मैंने आपको बताया। अब इंडिया जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग 50.9 मिलियन टन, कितना बनाता है? 50.9 मिलियन टन्स, राइट, एंड दैट इज 80% ऑफ एशियाज। इंडिया का प्रोडक्शन मिलेट का इतना है कि वो एशिया का 80% बना रहा है, और 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड का 20% मिलेट जो है वो इंडिया बना रहा है, राइट। द ग्लोबल एवरेज इज दिस, वेयर एज इंडियाज एवरेज इज हायर। तो इंडिया में एवरेज यील्ड प्रोडक्टिविटी जो है वो है 1239 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में 1239 किलोग्राम्स का मिलेट्स आपका बनता है, राइट। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। और यहां पे 2018-19 में 14 स्टेट्स में हम लोग मिलेट्स उगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में मिलेट्स को, क्योंकि मिलेट्स से आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा। याद रखना कि व्हीट एंड राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन मिलेट से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू ये ज्यादा मिलता है, राइट। सो दैट इज व्हाट द एंटायर पॉइंट। राफ्तार, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज राफ्तार? RAFTAAR, राफ्तार। राफ्तार का मतलब क्या है? इट इज रेम्यूनेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स, राइट। सो रेम्यूनेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, राइट। तो यहाँ पे F और T का तो मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन समहाउ ये अगर वैसा नहीं होता तो फिर बेकार लगता सुनने में, रफर, राइट। तो अब क्या है, रार बन जाता ना फिर वो, तो इसलिए F और T का सिर्फ डाल दिया एक। तो आप देख सकते हैं इट इज बेसिकली रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चरल। फॉर का अगर आप F को एग्रीकल्चर मान लेते हैं तो T के लिए आपके पास कुछ है नहीं, राइट। सो रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो यहां से स्लाइड से जो भी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है वो यही चीजें हैं। तो इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट इज योर वन नेशन वन राशन कार्ड, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का टाइटल मैंने लगा रखा है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। जो लास्ट पार्ट है दैट इज आसाम, दैट वाज जून 2022 में ये आसाम ने उठाया था। आसाम ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया और छत्तीसगढ़ ने इसको उठाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड। सो ओवरऑल एज ऑफ नाउ जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में सभी ने वन नेशन वन राशन कार्ड उठा लिया है। दिस इज द इम्प्लीमेंटेड प्रोसीजर, सबका इम्प्लीमेंट हो चुका है। नाउ यहाँ से इस स्लाइड से अगेन दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे।
आपको जो याद रखना है, ये डेटा याद नहीं रखना, आपको बेसिकली टॉप 3 स्टेट्स यहां से याद करने हैं, और वही मैंने यहां पे दे रखा है। जैसे राइस के लिए वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आई थिंक दिस इज क्वाइट विजिबल टू यू। राइस के लिए वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। वीट के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। मेज के लिए कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एंड सिमिलरली फॉर तूर दाल, ग्राम, टोटल पल्सेस, टोटल फूड ग्रेन्स। एंड इसके बाद मैंने आपको दिया है ऑयल सीड्स का। तो टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, या टॉप 2 स्टेट्स याद रखिएगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। आपको कोई डेटा याद नहीं रखना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं कि कौन से स्टेट्स में नंबर 1 कौन है जो ग्राउंड नट बना रहा है, रेप सीड्स कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, ना ऑल दोस थिंग्स। ये है कोलाज ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस, राइट। जितने भी एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन हुए हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्राउन, और इस साइड में लास्ट कॉलम में जो है यहाँ पे मैंने इनके फादर ऑफ रेवोल्यूशन के नाम लिखे हुए हैं। तो इफ यू वांट यू कैन रीड देम, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर जो जैसे फॉर एग्जांपल अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एंड प्रॉन प्रोडक्शन, इसको हमने पिंक बोला है, राइट। सिमिलरली इफ यू सी मीट प्रोडक्शन एंड टोमेटो प्रोडक्शन, इसको भी रेड रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो जस्ट डोंट ट्राई टू से कि सर मीट एंड टमाटो का क्या लॉजिक है। दोनों में जो रेवोल्यूशन है, क्योंकि दोनों ही तकरीबन रेड होते हैं, इसलिए टमाटो का भी रेड बोला गया है, मीट का भी रेड ही है। और ये दोनों जो है एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक से इसका ताल्लुकात है, इसलिए इसको रेड बोला गया है। राउंड जो है ये है पोटैटो। फूड ग्रेन्स का तो ग्रीन सभी को पता है, मिल्क का व्हाइट रेवोल्यूशन है, राइट। इसमें अगर मैं बोलूं कि स्वीट रेवोल्यूशन क्या होता है, तो वो किसके साथ होगा? तो सोचिएगा, स्वीट रेवोल्यूशन हनी। अच्छा ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सही। स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द बी कीपिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। The government approved allocation of 500 crores for the national beekeeping and honey mission, that is NBHM, National Beekeeping and Honey Mission. The mission is the part of the Atmanirbhar Bharat, and इसमें क्या होगा बेसिकली टू अचीव द गोल ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन। अगेन मोटा मोटा आपको याद रखना है कि किस चीज के ऊपर है एंड कब ये लागू हुआ है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस। नेक्स्ट इज द एग्री इंफ्रा सेस। ये जो है ये लगा था बेसिकली 2021 में, राइट। उस टाइम पे ये केम इनटू इफेक्ट। एंड यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब भी कोई बेसिकली 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें 2.5 जो है वो एग्री सेस के नाम पे जाता है। देन इफ यू गो फॉर सपोज जैसे 4 लीटर 4 रुपये जाएगा, अगर 1 लीटर डीजल है तो डीजल लेंगे तो उसमें 4 रुपये जो है वो सेस के रूप में जाएगा। तो दिस इज सेस। सेस का मतलब एक स्पेशलाइज फंड जहां पे ये 4 रुपये जाके इकट्ठा हो गया। इस तरीके से जितने लोग पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं वो सारा पैसा यहाँ पे जाता है, और इस पैसे को सरकार जो है वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करती है, उसको बनाने के लिए यूज करती है, राइट। तो ये तरीका है 2.5 पर लीटर, 4 पर लीटर, 2.5 ऑन गोल्ड, सिल्वर एंड डोर बार्स, 100% on alcoholic beverages and 17.5 on the crude palm oil. Next part is about your agricultural sensex. Now agricultural sensex जो है कि ये वाला जो आप कर रहे हैं, दिस इज द 10th एग्रीकल्चर सेंसस, और ये आया था 2015 में, 15-16 में। लेकिन 15-16 में ये शुरू किया था, 20-21 में ये पब्लिश हुआ था। आप चाहे तो यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं, दिस इज 2020, राइट। तो 20-21 में ये पब्लिश हुआ था। Now, who was the Deputy Director General? It is Dr. Dalip Singh. He is a Deputy Director General and Agriculture Census Commissioner. और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इधर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। दिस वाज द 10th एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड ऑन द क्विंक्विनियल बेसिस। क्विंक्विनियल बेसिस का मतलब है हर 5 साल में इसको किया जाता है। जैसे हमारे देश में जो नॉर्मल सेंसेक्स है वो किया जाता है हर 10 साल में, राइट। तो ये वाला जो है दैट इज 71 में स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद से ये हर 5 साल में किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें 71 से लेके 71 से लेके अभी तक का जो है वो ये 10वां साल था, राइट। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस बार? इस सेंसेक्स में सबसे खासियत थी कि ये ऑपरेशनल होल्डिंग में किया गया था।
ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब कौन काम कर रहा है एग्रीकल्चर लैंड पे, बजाय कि कौन उसको ओन कर रहा है, उस पे डेटा नहीं है। डेटा है ऑपरेशन कौन कर रहा है, उस जमीन में खेती बाड़ी कौन कर रहा है। तो ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब क्या है कि वो बंदा जो एक्चुअली खेती बाड़ी कर रहा है, हो सकता है किसी और ने उसको ऑपरेट करके रखा हो या किसी कंपनी ने उसको ऑपरेट करके रखा हो, कंपनी उसमें ओनरशिप है कंपनी के पास। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जमीन है बट मैं उसमें कोई काम नहीं कर रहा हूँ, राइट, तो वो काम कौन कर रहा है, एक किसान काम कर रहा है। तो किसान का डिसीजन क्या है वो ऑपरेशनल होल्डिंग पे डिपेंड करेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि सर 11वीं का क्या हालत है। सर ऐसा तो नहीं है कि सर बहुत पुराना पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 11th एग्रीकल्चरल सेंसेक्स जो है वो 2022 अगस्त में उसका फील्ड वर्क शुरुआत हुई थी। तो आप चाहें तो इसी डेटा को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक आप देख सकते हैं, दिस इज pibgov.in प्रेस रिलीज पेज जो कि है, इसका आप आईडी याद रख लीजिएगा 1845856। आप चाहे तो पीआईबी की रिपोर्ट जाके ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैं बढ़ देता हूँ, द फील्ड वर्क ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज विल स्टार्ट इन अगस्त 2022। सो अभी अगस्त 2022 में आएगा, शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ 1 साल और 2 महीने हुए हैं, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और इसमें आएगा। तो अभी तक 11 सेंसस का यही था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा कि इस बार मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज, ये बाइफर्केशन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल कैटेगरी नंबर 1 दैट इज बिलो 0.5 हेक्टेयर, और अगर 0.5 से लेके 1 में रहा तो वो सेकंड सीरियल नंबर में है, लेकिन रहेगा फिर भी मार्जिनल। तो एक सिंपल सरल भाषा में एनीथिंग दैट इज लेस देन 1 हेक्टेयर तो वो हो जाएगा मार्जिनल। स्मॉल हो जाएगा 2 से लेके 1, सेमी मीडियम है 2 से लेके 4, तो आप ये आउटर याद रख लीजिएगा 2 से 4, और मीडियम का मतलब है 4 से बड़ा और 10 से छोटा, और लार्ज का मतलब है 10 से लेके 20 के बीच में। ये वाला जो है दिस इज द न्यू क्लासिफिकेशन। शायद कई स्टूडेंट ने पुराना वाला पढ़ा होगा, तो पुराना वाला आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई दूं, यहां पे होगा, ये देखिए, राइट। आपको ये वाला याद आ रहा होगा। तो ये वाला जो है ये ओल्ड है, इसको अभी अभी करने की जरूरत नहीं है कि लैंडलेस जो है 0 पॉइंट ये है। अब देखिए यहाँ पे लैंडलेस की डेफिनेशन ही हट चुकी है, बिकॉज लैंडलेस का मतलब क्या है, वो ऑपरेशनल तो है लेकिन जमीन कहाँ है, तो ऑपरेशनल होल्डिंग तो हुई नहीं। तो इसलिए मार्जिनल जो है वो लेस देन 1 था 1, और स्मॉल इज लेस देन 1.1 से लेके 2, सेमी मीडियम इज 2 to 4 एंड मीडियम इज 4 to 10, लार्ज इज ग्रेटर देन 10, 10 से लेके 20 के बीच में। तो यहाँ पे लेट मी मेक अ स्मॉल करेक्शन हियर, ये जो मार्जिनल है, देखिए यहाँ पे ना एक और लिख लेता हूँ मैं ताकि आपके लिए भी सही रहे, मैंने भी यहाँ पे लिखा नहीं है इसको। लैंडलेस का मतलब है यहाँ पे बिलो 1 हेक्टेयर, राइट। नाउ लेट्स सी दिस पॉइंट। ये देखिए मार्जिनल में यहाँ पे लैंडलेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट, ठीक है। यहाँ पे लैंडलेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो अब यहाँ पे 1 का पॉइंट जो है, एक है 0 से लेके 0.5 और दूसरा है 0.5 से लेके 1, वही चीज यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लेस देन 1 वाला पूरा है, तो ये लैंडलेस वाला कॉलम आपके पास अभी नहीं है, पहले था अब नहीं है, राइट। ये देखिए, और यहाँ पे ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो दिस हैज बीन मर्ज इनटू 1, राइट। उसके बाद आता स्मॉल, स्मॉल वाला 0.51 से 1 था, अब उसको 1 से लेके 2 कर दिया गया है। मीडियम वाला भी अपग्रेड कर दिया गया है, तो ये हो गया 4 से लेके 10, ये तो पुराना वाला चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वाला पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग्स। अब ये क्या है, अगर टोटल होल्डिंग मतलब 100% में से मार्जिनल एंड स्मॉल दोनों मिला के 86% करते हैं, यानी कि अगर इंडिया में 100% जमीन है, 100% एग्रीकल्चर की जमीन है, उसमें से 86% मार्जिनल एंड स्मॉल करते हैं। यानी कि आप सोचिए 86% जो है वो लोग हैं जो कि 2 हेक्टेयर के अंदर उनकी जमीन है, राइट। और 13.35 ये है सेमी मीडियम, यानी कि सेमी मीडियम मतलब ये दोनों होगा 2 से लेके 10,
13% की जो जनता है, वो 13% की जो एग्रीकल्चर है वो है 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में, सिर्फ 13%। और लार्ज जो है वो है 0.57। तो बहुत बेकार सिचुएशन है यहाँ पे, बिकॉज अगर मार्जिनल, इसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि ज्यादातर किसान जो हैं वो ऐसी जमीन में काम कर रहे हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम है। ऑपरेटेड एरिया की अगर आप बात करें, ऑपरेटेड एरिया में से तो 46%, 43% और 9 एक चीज हम देखेंगे यहां पे भी, ये देखिए, ये ग्राफ जो है यहां से ये बढ़ रहा है। अब ये ग्राफ क्या है, ये ब्लू कलर का मतलब है मार्जिनल, ये वाला जो है इसको मैं लिख देता हूं, ये है मार्जिनल, राइट। ये रेड वाला जो है ये स्मॉल है, ग्रीन वाला जो है ये सेमी मीडियम है, ब्लू वाला जो है ये मीडियम है, राइट। और ये लास्ट लाइन जो है ये है लार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे करते करते मार्जिनल फिगर बहुत ऊपर चला गया, राइट। अगर आप ये फिगर नहीं देख सकते तो आप एटलीस्ट ग्राफ को आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा अभी मार्जिनल कहाँ पहुंच चुका है। इसका बेसिक मतलब है कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है इसके अंदर वो ये है कि जमीन के टुकड़े होते गए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। पिताजी के पास एक 10 हेक्टेयर की जमीन है, 4 बच्चे हैं, पिताजी के देहांत के बाद 4 बच्चों ने 10 हेक्टेयर की जमीन को बांट लिया, तो 2.5 2.5 2.5 2.5 हो गया। अब अगर इनके भी 4 बच्चे हुए या 2 बच्चे हुए तो हो गए ना, कब, तो वो मार्जिनल में आ गया। तो पहले 10 किस में था, पहले 10 था लार्ज में, और जैसे 2.5 आया तो वो आ गया मार्जिनल वाले में, ठीक है, स्मॉल मार्जिनल में आ गया। तो अब क्या हुआ, उसके बाद तो और मार्जिनल में आ जाएगा। तो ये चीज हुई है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे करते करते इंडियन एग्रीकल्चर का जो जमीन है वो सूटेबल नहीं रही मॉडर्न टेक्निक्स के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, या बड़े मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए लायक नहीं रही। ये भी चीज आपको बता रही है। और ये एक महाराष्ट्र सेट के पेपर में ये पूछा गया था कि व्हाट इज द एवरेज होल्डिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड, इट इज 1.8 हेक्टेयर, एवरेज है ये औसतम इतनी एवरेज होल्डिंग है इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये है 15-16 का डेटा ही मैं बता रहा हूं आपको। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। आई होप कि इस सेशन में हमने बेसिकली जो हमारा आइडिया था वो था सारा एग्रीकल्चर के ऊपर, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है। Minimum support price for agricultural commodities are fixed after taking into account the recommendation of which of the following bodies? So, Ministry of Agriculture, Ministry of Food Processing, नीति आयोग, या Commission for Agricultural Cost and for and Prices। मेरे ख्याल से मैंने पहले लेक्चर में थोड़ा सा इसका गलत बताया था कि इसका फुल फॉर्म मैंने कमिटी बोल दिया था, कमिटी नहीं है, इट इज द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, दैट इज CACP। तो दिस इज द आंसर। CACP जो है ये मिनिस्ट्री ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि क्या एग्रीकल्चर, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, तो इट रिकमेंड इज राइट। तो इट इज फोर्थ आंसर। एग्रीकल्चर सेंसस इज डन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो ये तो आपको पता है क्विनक्विनल बेसिस, तो ये हर 5 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। अब देखिए यही क्वेश्चन आपके पास 2017 में था, राइट। 2017 में ये वाला पब्लिश नहीं हुआ था, राइट, ये वाला पब्लिश नहीं हुआ था। तो ये जो डेटा आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेंसस के डेटा, ये 2020-21 में आया है। तो अगर इसको 20-21 के हिसाब से आंसर दूंगा तो आंसर मेरा रहेगा मार्जिनल होल्डिंग्स, राइट, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रहा हमारे पास। ओके, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एज पर देयर शेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू इन द यूनियन बजट 2022-23 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, सेकंड में भी बात किया था इसके ऊपर कि कैसे आपको ये वो एक टेबल आपको याद होगा जहां पे पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है। तो उसमें मैंने ये कंपोनेंट बताया था, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, इफ आई कैन रिकॉल दैट, तो दैट वाज, सबसे पहले हमने लिया था GST, राइट। उसके बाद आया था कॉर्पोरेट टैक्स इज इक्वल टू इनकम टैक्स, उसके बाद आता था एक्साइज ड्यूटी, और फिर लास्ट में आता है कस्टम्स, राइट। इस टाइप का कुछ था। अब यहाँ से आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, मैच कर लीजिएगा सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले GST आना चाहिए, दैट इज C। ये फर्स्ट से पहले आना चाहिए, किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक आ गया GST, फिर आ गया कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इसमें है नहीं,
फिर आएगा इसमें इनकम टैक्स, यानी कि बी ऑप्शन। तो नहीं, इसको ऐसे करते हैं, तो ये 1 आ गया, ये वाला इनकम टैक्स आएगा 2, डिसेंडिंग ऑर्डर ना, तो 1 2, यानी कि ये आना चाहिए सी बी, सी बी, राइट। इसके बाद क्या था, फिर आएगा कस्टम ड्यूटी या यूनियन ड्यूटी, फिर आना चाहिए यूनियन ड्यूटी, राइट, ये वाला डी ऑप्शन है, देखिए, तो ये आना चाहिए डी। उसके बाद आएगा कस्टम्स ए, राइट, तो सी बी डी ए, और लास्ट में आएगा कैपिटल डेट, कैपिटल रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, यानी कि ये था डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा। ये आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पहले से ही सोच के चलती है कि भाई 2 पैसा 1 रुपए से हम ये यहाँ से लेके आएंगे, दैट इज नॉन डेट कैपिटल रिसीट, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है ये। तो इसके हिसाब से सी बी डी ए ई, मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए सी। लेट मी चेक आउट द आंसर। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीट शीट दे दिया है, आप देख सकते हैं, ये 22-23 का डेटा पूछ रहे हैं आपसे, और लास्ट क्लास में मैंने ये बताया भी था कि किस तरीके से ये सेम हुआ है। देखो यहाँ पे जीएसटी आ गया 16। अच्छा, मैं लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये है जीएसटी, ये वाला कॉलम आपको देखना है, ये 22-23 का डेटा है, तो 16, दिस इज नंबर 1, डिसाइडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम। देन इट इज इनकम टैक्स, दिस इज सेकेंड। देन इट इज कस्टम्स, यूनियन ड्यूटी, इट इज 3, कस्टम्स इज 4, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, नॉन डेट, इट इज 2। तो अब आप कर लेंगे इसको, राइट, इट इज क्वाइट इजीली। आज के लिए इतना ही था, सो पता नहीं चला टाइम कैसे कंप्लीट हुआ। एनीवे, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास विल कम अप विद द सेम इंडियन इकोनॉमी का ही कोई एक पोर्शन लेके आएंगे, एंड वी विल डिस्कसिंग अबाउट द शेयर इन द ट्रेड, ट्रेंड इन द ट्रेड, इंडियन ट्रेड का क्या हालत रहा है। इसके अलावा कुछ और नई चीज़ें भी लेके आऊँगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।